नमस्ते। आज हम कृषि जगत के एक ऐसे दुश्मन की बात करने वाले हैं जो दिखता तो छोटा है, लेकिन जिसकी जड़ें हमारी मिट्टी में इतनी गहरी हैं कि वो किसानों की महीनों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकता है। हम बात कर रहे हैं मोथा घास की, जिसका वैज्ञानिक नाम है साइप्रस रोटंडस। और इसे सिर्फ एक खरपतवार समझना मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल होगी। इसकी ताकत और जिद्दीपन को देखकर ही तो खेती की दुनिया में इसे खेत का कैंसर तक कहा जाता है। बिल्कुल। और मैंने पढ़ा कि दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिक इसे वर्ल्ड्स वर्स्ट वीड यानी दुनिया का सबसे खतरनाक खरपतवार का दर्जा देते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल में हम इसी दुश्मन को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि जमीन के नीचे ऐसा क्या छिपा है जो इसे लगभग अमर बना देता है, और ये कैसे हमारी फसलों को भूखा रखकर पैदावार बर्बाद कर देता है। और सबसे जरूरी बात, हम उन रणनीतियों पर भी बात करेंगे जो सिर्फ दिखावटी इलाज नहीं बल्कि जड़ से इस समस्या का समाधान करने का रास्ता दिखाती हैं। चलिए, तो फिर इस दुश्मन की परतें खोलते हैं। इसकी कहानी अफ्रीका से शुरू होती है ना? लेकिन आज ये 100 से ज्यादा देशों में फैलकर 52 तरह की फसलों के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। इसकी बनावट में ही ऐसा क्या खास है कि ये इतना सफल है? इसकी बनावट ही इसकी पहली रक्षा प्रणाली है। आप कह सकते हैं कि इसका कवच है। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की, चिकनी और मोम जैसी परत वाली होती हैं। ये मोमी परत एक रेनकोट की तरह काम करती है। ज्यादातर खरपतवार नाशक इस पर पड़ते तो हैं, पर फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, पत्तियों के अंदर जा ही नहीं पाते। अच्छा, तो ये इसका पहला डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इसकी असली ताकत जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे छिपी है। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब कोई इसे उखाड़ता है तो सफेद जड़ों का एक जाल दिखता है, जिन्हें राइजोम्स कहते हैं। लेकिन उस जाल के बीच में छिपी होती हैं काली सख्त अंडाकार गांठें, जिन्हें ट्यूबर कहा जाता है। यही इसकी असली ताकत है, इसका लाइफ बैंक है। मतलब ऊपर से सफाई करना तो बस दिखावा है। असली दुश्मन तो जमीन के कई फीट नीचे अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ये तो किसी आइसबर्ग जैसा है जिसका 90% हिस्सा अदृश्य है। ये गांठें कितनी गहराई तक हो सकती हैं? ये 2 से 3 फीट की गहराई तक मिल सकती हैं, और हर गांठ अपने आप में एक पावर हाउस है। इसमें भारी मात्रा में भोजन जमा होता है। इसलिए अगर आप ऊपर से घास काट दें, जला दें या कोई साधारण दवा डाल दें, तो नीचे जमीन में सुरक्षित बैठी ये गांठें तुरंत नया पौधा भेज देती हैं। ये तो कमाल है। एक जगह मैंने पढ़ा कि सिर्फ एक गांठ से 1 साल के अंदर हजारों नई गांठें बन सकती हैं। ये तो ऐसा है जैसे पूरे खेत में एक अदृश्य दुश्मन ने अपना भूमिगत नेटवर्क बिछा दिया हो। बिल्कुल, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और पूरे खेत को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, जिससे इसे हराना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। तो सवाल यह है कि ये हमारे खेतों में आता कैसे है? अगर एक खेत साफ सुथरा है तो ये दुश्मन घुसपैठ कैसे करता है? इसके घुसपैठ करने के 4 मुख्य रास्ते हैं। पहला और सबसे आम है सिंचाई का पानी। नहरों और नालियों के पानी के साथ इसकी गांठें तैरती हुई एक खेत से दूसरे खेत तक का सफर आसानी से तय कर लेती हैं। पानी और खाद वाली बात तो समझ आती है, लेकिन मैंने पढ़ा कि हमारी अपनी मशीनें जैसे रोटावेटर इस समस्या को और बढ़ा देती हैं। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। हम तो खेत की भलाई के लिए मशीन चलाते हैं, वो इसे फैला कैसे देती है? ये एक कड़वा सच है। जब रोटावेटर जमीन में चलता है तो वो इन गांठों को काट देता है, लेकिन मोथा की हर गांठ का टुकड़ा एक नया पौधा बना सकता है। तो अनजाने में रोटावेटर इन गांठों को पूरे खेत में फैला देता है। अरे बाप रे! तो रोटावेटर तो मोथा के लिए एक मल्टीप्लिकेशन मशीन बन गया। हम सोच रहे हैं कि हम इसे खत्म कर रहे हैं, और असल में हम अनजाने में इसकी हजारों कॉपी बना रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा रास्ता है अधपकी गोबर की खाद। अगर खाद को ठीक से सड़ाया ना जाए तो उसमें मौजूद मोथा के बीज और गांठें जिंदा रहती हैं और खाद के साथ ही खेत में पहुंच जाती हैं। और चौथा कारण है मिट्टी की प्रकृति। हालांकि यह हर मिट्टी में उगता है, पर जिस मिट्टी में पानी थोड़ी देर रुकता है, मतलब मध्यम से भारी मिट्टी, वहां इसकी बढ़त 5 गुना ज्यादा तेज होती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर खेत में पानी निकालने का इंतजाम ठीक नहीं है तो मोथा को सीधे सीधे दावत दी जा रही है। तो हमने दुश्मन की ताकत और उसके हमले के तरीकों को समझ लिया है। अब बात करते हैं कि ये युद्ध के मैदान यानी हमारे खेत में कितना नुकसान पहुंचाता है। ये हमारी मुख्य फसल के साथ संसाधनों के लिए एक खुली जंग छेड़ देता है। ये मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस
पोटाश और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों को बहुत तेजी से खींचता है। नतीजा ये होता है कि हमारी मुख्य फसल कुपोषित और कमजोर रह जाती है। और इसका असर सीधा पैदावार पर दिखता होगा। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। गन्ने की फसल में ये पैदावार को 30 से 40% तक कम कर सकता है और सब्जियों जैसी फसलों में तो ये नुकसान 70% तक जा सकता है, जिसका मतलब है किसान की आधी से ज्यादा मेहनत और लागत बर्बाद। 70%? ये तो बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और चीज है जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं चुराता, इसकी जड़ें एक खास तरह का रसायन छोड़ती हैं जिसे एलोपैथिक रसायन कहते हैं। एलोपैथिक रसायन, ये क्या चीज है? एक तरह का जैविक जहर है। ये रसायन दूसरी फसलों की जड़ों को बढ़ने से रोकता है, उनके विकास को ठप कर देता है। तो ये सिर्फ एक चोर नहीं है जो पोषक तत्व चुरा रहा है, ये तो एक तरह का केमिकल वॉरफेयर कर रहा है। जमीन को जहरीला बना रहा है ताकि कोई और वहां पनप ही ना सके। ये तो खरपतवार से कहीं ज्यादा शातिर है। इतनी सारी समस्याओं को सुनकर तो कोई भी किसान निराश हो जाएगा। क्या इससे लड़ने का कोई व्यवस्थित तरीका है, कोई ठोस रणनीति? बिल्कुल है, और इसके लिए एक त्रिस्तरीय रणनीति अपनानी पड़ती है। भौतिक, जैविक और रासायनिक, इन तीनों का सही तालमेल ही इस पे काबू पा सकता है। ठीक है, तो गर्मी की जुताई एक बड़ा हथियार है। लेकिन मान लीजिए कोई किसान केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो क्या प्रकृति में ही इसका कोई समाधान है? क्या हम इसके खिलाफ किसी दूसरे पौधे को इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर जैविक नियंत्रण काम आता है। इसमें फसल चक्र का बहुत महत्व है। जिन खेतों में मोथा बहुत ज्यादा है, वहां ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं और जमीन को पूरी तरह ढक लेती हैं, जैसे लोबिया, ढेंचा या सनई। अच्छा, तो ये फसलें मोथा के ऊपर एक छतरी की तरह फैल जाती हैं? बिल्कुल, ये छतरी मोथा तक पहुंचने वाली धूप को रोक देती है। बिना धूप के वो भोजन नहीं बना पाता और धीरे धीरे कमजोर होकर मरने लगता है। ये प्रकृति से ही इलाज करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। कमाल है। तो अब बात करते हैं तीसरे और सबसे ताकतवर हथियार की, रासायनिक नियंत्रण। यहीं पर मैंने पढ़ा है कि किसान अक्सर गलती कर बैठते हैं। सही बात है। आम दवाएं सिर्फ इसकी पत्तियां जलाती हैं, जो एक तरह से सिर्फ इसका बाल काटने जैसा है। जड़ें सुरक्षित रहती हैं। मोथा के लिए हमें सिस्टेमिक दवाओं की जरूरत होती है। सिस्टेमिक? इसका क्या मतलब है? सिस्टेमिक दवा का मतलब है ये पौधे के अंदर जाकर उसके, आप कह सकती हैं कि ब्लड स्ट्रीम में घुस जाती है और पत्तियों से होते हुए सीधी गांठों तक पहुंचती है। ये सिर्फ बाहरी त्वचा को नहीं जलाती, बल्कि एक तरह का जहर है जो पौधे की नसों में दौड़कर उसकी जड़ यानी उसके दिल पर ही हमला करता है। ठीक है, तो रासायनिक नियंत्रण में हमारे पास कौन-कौन से मुख्य हथियार हैं? इसमें हमारे पास 3 मुख्य हथियार हैं। पहला है ग्लाइफोसेट 41% SL। इसे आप एक तरह का ब्रह्मास्त्र समझ सकते हैं। ये सब कुछ साफ कर देगा, इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ खाली खेत में ही करना चाहिए, फसल पर कभी नहीं। और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका और समय क्या है? जब मोथा 4-5 इंच का हो और खेत में अच्छी नमी हो, तब इसका असर सबसे अच्छा होता है। 1 एकड़ के लिए 1 लीटर दवा 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें और छिड़काव के बाद 21 दिन तक खेत की जुताई नहीं करनी है, ताकि दवा को गांठों तक पहुंचने का पूरा समय मिल सके। मैंने एक बहुत ही दिलचस्प तरकीब पढ़ी कि इसी दवा में यूरिया मिलाने से इसका असर 2 गुना हो जाता है। ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत कारगर नुस्खा है। हर स्प्रे पंप में 50 ग्राम यूरिया मिलाने से मोथा की पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं, वो खुल जाते हैं। इससे दवा पत्तियों के अंदर ज्यादा आसानी से और ज्यादा मात्रा में चली जाती है और असर कई गुना बढ़ जाता है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। तो ये हुआ ब्रह्मास्त्र। दूसरा हथियार कौन सा है? दूसरा है हैलोसल्फ्यूरॉन मेथाइल 75% WG। इसे हम स्नाइपर कह सकते हैं। इसकी खूबी यह है कि ये एक चुनिंदा दवा है। ये सिर्फ मोथा को ही चुन चुनकर मारती है, मुख्य फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती। अच्छा, तो इसे गन्ने और मक्के जैसी खड़ी फसल के बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, ये मोथा के एक खास एंजाइम सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, जिससे नई पत्तियां नहीं बन पाती और गांठें अंदर ही अंदर सड़ने लगती हैं। और इसकी मात्रा भी बहुत कम लगती है, प्रति एकड़ सिर्फ 36 ग्राम। और तीसरा हथियार? तीसरा है इमजथापायर 10% SL।
ये दलहनी फसलों जैसे सोयाबीन, मूंगफली और दालों का स्पेशलिस्ट है। ये उन फसलों में मोथा के साथ साथ दूसरी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को भी नियंत्रित करता है। तो किसान को अपनी फसल के हिसाब से सही हथियार चुनना होता है। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। कुछ खास फसलें हैं जैसे धान या फिर फलों के बगीचे, उनके लिए क्या कोई विशेष सलाह है? धान के खेतों में शुरुआती अवस्था में बिस्पायरबक सोडियम काम करती है, पर मोथा बड़ा हो जाए तो हाथ से निकालना ही बेहतर है। और आम, अमरूद जैसे बगीचों में सबसे अच्छा तरीका है मल्चिंग। पेड़ों की चारों ओर सूखे पत्तों या पुआल की एक मोटी परत बिछा दें। इससे मोथा को उगने के लिए धूप ही नहीं मिलेगी और वो अपने आप खत्म हो जाएगा। नियंत्रण के अलावा कुछ सावधानियों का भी जिक्र था, जैसे कि उखाड़े गए मोथा को खेत की मेड़ पर कभी नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी गांठें कमाल की जिद्दी होती हैं। सूखी दिखने पर भी अंदर से जीवित रहती हैं। जैसे ही उन्हें बारिश का पानी या नमी मिलती है, वे दोबारा उगाती हैं। इसलिए सबसे सुरक्षित उपाय है कि उन्हें खेत से बाहर ले जाकर चला दिया जाए। और सिंचाई के तरीके में भी एक बदलाव की बात कही गई है। हाँ, टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। ड्रिप से पानी सिर्फ मुख्य पौधे की जड़ को मिलता है, खेत की बाकी खाली जगह सूखी रहती है और जहां नमी नहीं, वहां मोथा पनप नहीं सकता। एक और बहुत दिलचस्प बात मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी। कहा गया कि मिट्टी का पीएच मान भी मोथा के फैलाव पर असर डालता है। जी, मोथा को ज्यादा अम्लीय या ज्यादा क्षारीय मिट्टी बहुत पसंद है। ऐसी मिट्टी में ये तेजी से फैलता है। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा हो यानी पीएच मान संतुलित हो तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए हर 2 साल में मिट्टी की जांच कराकर जरूरत के हिसाब से चूना या जिप्सम का इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छी दूरगामी रणनीति है। तो इस सब का सार क्या है? साफ है कि मोथा से लड़ना 100 मीटर की रेस नहीं बल्कि एक मैराथन है। एक बार में खत्म होने वाला नहीं है ये। बिल्कुल। जब तक खेत में गांठों का बैंक यानी जमीन के नीचे मौजूद वो हजारों गांठें पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, ये वापस हमला करेगा। इसीलिए इस पूरी नियंत्रण प्रक्रिया को लगातार कम से कम 3 साल तक दोहराना जरूरी माना जाता है। गर्मी की गहरी जुताई, सही समय पर सही दवा का चुनाव और खेत की स्वच्छता, यही वो हथियार हैं जिनसे इस अदृश्य दुश्मन को हराया जा सकता है। और अंत में एक विचार। आज हमने जाना कि मोथा जमीन के नीचे एक अदृश्य जाल बनाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पैरों के नीचे मिट्टी में और कौन सी अदृश्य लड़ाइयां हर पल चल रही हैं। मोथा जैसे एक दुश्मन को इतनी गहराई से समझना क्या मिट्टी के स्वास्थ्य और उस जटिल दुनिया के प्रति हमारे पूरे नजरिए को बदल सकता है, जिस पर हमारा पूरा भोजन तंत्र निर्भर करता है?